एवरीवन, दिस इज़ स्वर्ण शिखा। और आज हम आपके जो फ्लेमिंगो बुक है 12th क्लास की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, वो सुनाने जा रहे हैं। इस चैप्टर के राइटर का नाम है, ऑथर का नाम है अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और ये जो स्टोरी है, ये लेसन है, ये डील करता है उस पीरियड को फ्रॉम 1870 टू 1871 जिसमें फ्रांस और प्रूशिया के बीच लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में प्रूशिया जीता था। और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, उन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम था एल्सैक और लॉरेन। यहाँ पे लिखा है एल्सैक एंड लॉरेन। ये दो डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो प्रूशियन हैंड्स में चले गए थे। और जो प्रूशिया था, तब का प्रूशिया हम तब कहते थे, आज जो है वो प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ये तीनों को मिलाकर के तब हम प्रूशिया कहते थे। तो उसी टाइम का ये स्टोरी है और इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं, दो प्रोटोगोनिस्ट्स हैं, दो मुख्य पात्र हैं। पहले हैं एम हैमेल जो कि फ्रेंच टीचर हैं। सेकंड मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है फ्रांस एक छोटा बच्चा जो कि स्कूल में पढ़ता है और एम हैमेल का स्टूडेंट है। इस स्टोरी के नैरेटर भी फ्रांस ही हैं, उन्हीं के मुंह से हम ये कहानी सुनते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि फ्रांस जो है FRANZ, फ्रांस अपने स्कूल जा रहा है और वो बहुत डरा हुआ है। यहाँ पे बुक में आपके लिखा है ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, मतलब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है ये सोच करके कि वो स्कूल जा रहा है और वो लेट भी है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि उसके टीचर एम हैमेल ने उनको होमवर्क दिया था कि वो पार्टिसिपल्स पढ़ के आए, याद करके आए, जिसको कि उन्होंने नहीं पढ़ा है। इस वजह से वो दोनों कारण से डरे हुए हैं कि उनको टीचर से मार पड़े। एक समय के लिए उनके मन में आता है कि हम स्कूल छोड़ देते हैं और इधर घूमने चले जाते हैं। नदी, एक सार नदी है SAAR, जो फ्रांस के पास है, तो वहाँ पे चले जाते हैं घूमने, या फिर चिड़ियों के अंडों को देखने चले जाते हैं, जिसमें फ्रांस को बहुत मन लगता है इन सब चीज़ों में। लेकिन फिर भी वो रेसिस्ट करता है, वो पढ़ने के लिए फिर स्कूल के लिए बढ़ता है। और रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड रहता है जहाँ पे शहर के लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो लिखे जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत भीड़ देखता है। देन ही थिंक्स कि शैल आई स्टॉप हियर एंड सी द न्यूज़, बट फिर वो सोचता है कि वो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो रहा और वैसे भी इस बुलेटिन बॉक्स से, इस बुलेटिन बोर्ड से उसको अभी तक के सारे बैड न्यूज़ मिले कि उसका देश हार चुका है, या फिर ये जो वॉर हो रहा है उसमें बहुत सारे सोल्जर्स मरे हैं। इसलिए वो रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। उसको फिर आवाज़ सुनाई देती है कि कुछ लोग, जैसे कि ब्लैक स्मिथ या फिर एक वॉशर है, वो उसको रोकता है कि अरे क्यों जा रहे हो, काफ़ी टाइम है। बट उसको लगता है कि ये लोग सटायर कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ लेट, सो ही रन्स ऑफ, ही हरीज ऑफ टू स्कूल। और वो सोचता है, वो प्लानिंग करता है कि स्कूल के पास, उसके प्लेग्राउंड में, गार्डन में, क्लासरूम में काफ़ी हल्ला हो रहा होगा और उस बीच हम चुपचाप घुस के बैठ जाएंगे और कोई नोटिस नहीं करेगा दैट आई एम लेट। बट जैसे ही वो स्कूल के गार्डन में, स्कूल के कैंपस में एंटर करता है, वो सडनली ये समझता है कि बहुत ज़्यादा शांति है वहाँ पे और उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी अपने क्लासरूम में बैठ चुके हैं। और इसलिए अब वो जो एंटर करेगा क्लास में तो सब लोग उसको देखेंगे और वो बहुत एम्बैरेस्ड होगा, बहुत शर्मिंदा फील करेगा। बट स्टिल वो ये सब न्यू चेंजेस को नोटिस करते हुए क्लास में घुसता है। और जैसे ही वो एंटर करता है, एम हैमेल कहते हैं कम ऑन फ्रेंड एंड सिट डाउन। वो शॉक्ड, वो सरप्राइज रहता है कि आज एम हैमेल ने ना उसको डांटा ना मारा, व्हाट इज़ द मैटर, वो कुछ समझ नहीं पाता। और वो इसी सरप्राइज में रहता है कि वो एक नई चीज़ नोटिस करता है कि उसके जो टीचर है एम हैमेल, वो उस दिन बहुत ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहने हुए हैं, फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए हैं और एक छोटा सा ब्लैक कलर का सिल्क का कैप पहने हुए हैं। और ये सारे पूरे ड्रेस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, कढ़ाई की हुई है। और वो इसलिए सरप्राइज्ड होता है क्योंकि इतने अच्छे कपड़े, ये अच्छे कपड़े उनके टीचर या तो संडेज को पहनते थे, हॉलीडेज को पहनते थे, या फिर इंस्पेक्शन डेज या प्राइज डेज के दिन ही पहनते थे। सो ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आखिर आज ऐसा कौन सा स्पेशल डे है कि उन्होंने ये नए कपड़े पहने हैं। फिर इतना वो सरप्राइज में ऑलरेडी रहता है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा क्या होता है, कि तब तक वो देखता है कि क्लासरूम के पीछे कुछ विलेजर्स बैठे हुए, कुछ बूढ़े लोग बैठे हुए।
तो वो समझ नहीं पाता कि वो लोग क्यों बैठे हैं। एनीवेज वो अपनी सीट पे जाता है और बैठ जाता है। फिर एम हैमिल पढ़ाना शुरू करते हैं और सबसे पहले वो बहुत ही जेंटल वॉइस में बोलते हैं, माय डियर चिल्ड्रन, मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, आज मेरा लास्ट दिन है यहाँ क्लास का। क्यों? आफ्टर ऑल ही वाज शॉक्ड कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनका लास्ट दिन है। तो वो कहते हैं कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि एल्सैक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एम हैमिल और फ्रांस दोनों रहते हैं। तो जो एल्सैक डिस्ट्रिक्ट है वो चला गया है प्रूशियन हैंड्स में और ऑर्डर आया है जर्मनी से कि आज के बाद मीन्स कल से सारे स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। सो दिस वाज द लास्ट फ्रेंच क्लास दैट फ्रांस वाज अटेंडिंग एंड एम हैमिल वाज टीचिंग। तो सडनली फ्रांस को लगता है एज इफ बहुत बड़ा झटका उसको लगता है कि अभी तक तो उसने कुछ सीखा ही नहीं है फ्रेंच में, अब वो कभी शायद सीख भी नहीं पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसको इस बात का भी बुरा लगता है कि वो टीचर जिनके साथ वो इतने सालों से जिनसे पढ़ रहा था, इतने दिनों से जिनके साथ था, वो अब चले जाएंगे और इस वक्त वो अपने टीचर के सारे मार को डांट को भूल जाता है। एनीवेज वो सोचता है शायद इसीलिए अपने लास्ट लेसन के ऑनर में, लास्ट लेसन की इज्जत में शायद एम हैमिल ने इतने अच्छे संडे क्लोथ्स को पहना है, अच्छे कपड़ों को पहना है और इसीलिए उस गांव के लोग वहां पर आके बैठे हुए हैं ताकि वो एम हैमिल के 40 साल के सर्विस को उनको थैंक यू कह सके, उनके 40 साल के सर्विस के लिए। मीन्स सिंस 40 years एम हैमिल had been teaching in that school in that village. So to pay respect to that man and to pay respect to the country, those villagers had attended that class. Then फ्रेंड ये सब सोच ही रहा था कि क्या हो रहा है। वो अभी तक पूरा डर उसके अंदर से निकल भी नहीं पाया था। वो घबरा रहा था कि सडनली उसको अपना नाम सुनाई देता है। एक्चुअली बात ये थी कि उसके क्लास में अब उसको रिसाइट करना था, उसके बोलने का टाइम आ चुका था, उससे अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पार्टिसिपल्स के बारे में उसको एक वर्ड भी नहीं होता था, वो कुछ नहीं जानता था। फिर भी वो सोचा कि थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो हम बोल देंगे। पर जैसे ही वो बोलने के लिए खड़ा होता है, एक वर्ड दूसरे वर्ड में वो फंस जाता है और कुछ भी सही बोल नहीं पाता है। देन वो बहुत घबरा जाता है कि अब पता नहीं डांट खाएंगे या मार खाएंगे। बट तब तक उनके टीचर जो हैं एम हैमिल कहते हैं, लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, तुम मत घबराओ क्योंकि आज हम तुमको नहीं मारेंगे, लेकिन सोचना ज़रूर कि कल जब जर्मन पढ़ाया जाएगा तो वो जर्मन्स क्या बोलेंगे कि देखो खुद को ये कहते हैं कि हम फ्रेंच हैं, हम फ्रांस के रहने वाले हैं, लेकिन इनको तो फ्रेंच आती ही नहीं है, वो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। और सच पूछो तो फ्रांस सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, गलती तुम्हारे पेरेंट्स की भी है, क्योंकि हम सब ये सोचते रहे हमेशा कि कोई बात नहीं, आज नहीं सीखेंगे कल सीखेंगे, कल नहीं परसों सीखेंगे, शायद हमारे पास बहुत वक्त है। लेकिन सच्चाई यही है कि अब हमारे पास बस ये लास्ट डे है, इसके बाद फ्रेंच सीखने का मौका पता नहीं फिर कब मिले या न भी मिले। उसके बाद फिर वो कंटिन्यू करते हैं, वो क्लास को कंटिन्यू करते हैं, वो पढ़ाते हैं और वो बोलते हैं कि पेरेंट्स की इसलिए गलती है क्योंकि उन्होंने बहुत बार आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा कि कुछ काम कर लेंगे ये खेत में तो कुछ पैसे आ जाएंगे, या फिर हमको कभी फिशिंग करना रहता था तो हम आप लोगों को बोलते थे कि आज जाइए आज हॉलीडे है, या फिर कभी कभी पढ़ाई के टाइम में हम आप लोग को अपने गार्डन में पानी डालने के लिए भेज देते थे, वाटरिंग के लिए भेज देते थे। बट इसलिए हम सब गलत थे, हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ाई को, फ्रेंच लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया। देन वो बहुत ज़्यादा उस दिन सेंसिटिव थे, बहुत इमोशनल थे और फिर कॉन्टिन्यूसली वो बोलते चले गए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वो फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने कहा दैट दिस फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, not just beautiful, it is the most clearest and the most logical language in the world. मीन्स वो फ्रेंच लैंग्वेज की अब प्रशंसा कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एंड द फ्रेंच पीपल शुड
गार्ड दिस लैंग्वेज। आफ्टर ऑल ये लैंग्वेज जो है वो उन्हीं का है, फ्रांस के लोगों का है, इसलिए वो कहते हैं कि आप लोगों को इसकी रक्षा करनी चाहिए, प्लीज़ गार्ड योर लैंग्वेज। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि अपनी भाषा को कभी मत भूलना, क्योंकि भले ही हम इंस्लेव्ड हो चुके हैं, हम प्रूशियन हैंड्स में जा चुके हैं, हम उनके गुलाम हैं, लेकिन जब तक हमारे पास हमारी भाषा, हमारी संस्कृति है, तब तक हमारे पास हमारे प्रिजन की चाबी है। वो लाइन है एक्चुअली, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। मतलब जब तक वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को पकड़ के रखते हैं, तब तक ऐसा है कि वो उनकी जो उनके पास अपनी गुलामी की चाबी है, वो उसको खोल करके आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन वंस इट इज़ द फैक्ट कि वंस वी फॉरगेट आवर लैंग्वेज, आवर कल्चर, देन वी आर फोर्स्ड टू फॉलो सम अदर कल्चर, सम अदर लैंग्वेज। इसलिए वो कहते हैं कि अपनी भाषा को प्लीज संभाल करके रखिएगा। और फ्रांस जो है उसके बाद फिर एमहैमेल पढ़ाना शुरू करते हैं, और फ्रांस ये नोटिस करता है कि आज के दिन एमहैमेल जो कुछ भी पढ़ा रहे थे उसको बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। तब वो ये समझता है कि शायद आज तक कभी उन्होंने एमहैमेल की क्लास को ध्यान से अटेंड किया ही नहीं था। और फिर एमहैमेल ने ग्रामर पढ़ाया, कुछ राइटिंग का बताया, वन आफ्टर अदर वो बहुत कुछ सिखाते चले गए, और सब कुछ इसको बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। उस दिन एक चीज़ और इसने नोटिस की कि एमहैमेल छोटे छोटे पेपर्स पे फ्रांस एल्सैक ऐसा लिख करके लाए थे। ऐसा लग रहा था ऐसे छोटे छोटे फ्लैग्स हैं जो कि उन्होंने हर एक डेस्क पर एक रॉड के सहारे डाल दिया था। एल्सैक वो डिस्ट्रिक्ट जिसको कि ये लोग बिलोंग करते थे, एंड फ्रांस देयर कंट्री, तो ये लिख करके उन्होंने पूरी क्लास में टांग दिया था। और फिर वो पढ़ाना शुरू किए थे। और सबसे सरप्राइजिंग बात कि उस दिन क्लास में सब लोग शांति से पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे थे वो भी बहुत शांत थे। सिर्फ आवाज़ आ रही थी तो किस चीज़ की, तो कुछ बिटल्स, कुछ कीड़े अंदर आते थे उनकी आवाज़ थी, या फिर छत पे जो कबूतर पिजन्स होते हैं वो कू कू कर रहे थे, वो साउंड निकाल रहे थे, उसकी आवाज़ आ रही थी। तो सडनली फ्रांस के माथे में एक क्वेश्चन आता है, विल दे फोर्स द पिजन्स टू कू इन जर्मन। मतलब क्या वो पिजन्स को भी कहेंगे कि आप जो आवाज़ निकाल रहे हो वो जर्मन लैंग्वेज में निकालो। यस, वी नो वेरी वेल कि एक फुलिश सा क्वेश्चन है जो एक बच्चे के दिमाग में आता है, बट ऑफ कोर्स जब कोई आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं आप अपनी भाषा ना बोलो, दूसरे की भाषा बोलो, तो जाहिर सी बात एक छोटा बच्चा है तो उसको लगने लगा कि क्या अब ये जानवर लोग को भी फोर्स करेंगे कि अब आप यहाँ के ना हो करके जर्मन के हो, जर्मन्स हो, इसलिए अब जर्मन लैंग्वेज बोलो। दैट्स अ फुलिश क्वेश्चन, बट स्टिल दैट कम्स इन फ्रांस माइंड, इन द माइंड ऑफ फ्रांस। और जब भी फ्रांस पढ़ रहा था, वो लिख रहा था, और जब भी वो अपनी नज़रें उठा करके अपने टीचर की ओर देखता था, तो उसको देखा कि उसके जो टीचर है वो बार बार कभी इस साइड कभी उस साइड चारों तरफ देख रहे हैं, बाहर अपने गार्डन को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो कि एमहैमेल अपने जाने से पहले सब कुछ का लोकेशन, सब चीज़ें कैसी है वो अपने माइंड में फिट कर लेना चाहते हैं, सो दैट कि जब वो जाए फिर भी वो मेमोरीज, वो यादें उनके दिमाग में रह जाएं। फिर फ्रांस कहता है कि फैंसी इमेजिन, आप ही इमेजिन कीजिए कि जिस इंसान ने 40 साल जिस जगह को दी, जिस स्कूल में रहे, आज सडनली उनको सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ रहा है, कितना बुरा लग रहा होगा उनको ये सोच कर, ये देख कर कि ऊपर में उनकी बहन, वो आवाज़ उनको सुनाई दे रही होगी कि ऊपर में उनकी बहन ट्रंक्स में सामान पैक कर रही हैं कि उनको अब जाना है छोड़ करके। और 40 सालों में सच पूछिए तो कुछ बहुत बदला नहीं था, सिर्फ वो जो बेंच हैं, डेस्क्स हैं, वो थोड़े चिकने हो गए थे, थोड़े बोर्न आउट हो गए थे, थोड़े घिस गए थे, और जो कुछ पेड़ थे अखरोट के, वॉलनट ट्रीज थे, कुछ वाइन्स थे, होप वाइन्स मीन्स वो लता जो होती जो चढ़ता है, क्लाइंबर्स जिसको कहते हैं, वो थोड़े बड़े हो गए थे, लंबे हो गए थे, लेकिन और कुछ भी नहीं बदला था। बस वो बेचारे इंसान को बहुत दुख हो रहा था कि उनको सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ रहा है। फिर आपकी बुक में एक लाइन है, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट।
मीन्स इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसे इंसान थे जिसमें हिम्मत थी। मे कम वॉट एवर, आई विल बी द लास्ट पर्सन टू सर्वाइव टिल लास्ट, मतलब कि चाहे जो भी हो जाए अंत तक हम सब कुछ देख करके रहेंगे। कि वो उस दिन उनका लास्ट लेसन था, वो चाहते तो पहले भी जा सकते थे, लेकिन जिस दिन तक फ्रेंच पढ़ाया जाएगा उस दिन तक, उस अंतिम दिन तक वो वहाँ पे क्लास लिए और अपने स्टूडेंट्स को, अपने विलेजर्स को सही बात उन्होंने सिखाया। इसलिए इसमें लिखा गया है कि ही वॉज द मैन हु हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बिकॉज ही स्टूड देयर, वो वहाँ रहे, उस विलेज में रहे अंत दिन तक। और फिर वो पढ़ाना शुरू करते, फिर वो दूसरा हिस्ट्री पढ़ाते हैं, अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाते, फिर छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। और फिर ये देखता है कि उसके विलेज के जो एक आदमी थे, जो एक ओल्ड हॉसर थे, वो भी एक चश्मा लगा लिए और अपने हाथ में एक प्राइमर, एक छोटा सा बुक लेकर के वो पढ़ रहे हैं। और फिर अचानक से उस दिन वो जो चर्च बेल होता है उसमें 12 बजता है उसमें, और वैसा स्ट्राइकिंग साउंड आता है, और फिर कुछ प्रेयर्स होती हैं, और फिर स्कूल डिसमिस होने का टाइम हो जाता है। और सडनली ये फ्रेंच क्लास, लास्ट फ्रेंच क्लास है, और उसी वक्त जो ड्रिलिंग चल रही थी, जो प्रूशियन सोल्जर्स की ट्रेनिंग चल रही थी, वो ट्रेनिंग से रिटर्न करते हैं तो ट्रम्पेट, उनके ट्रम्पेट के साउंड आते हैं, मीन्स उनकी तुरही बजती है जो इनको सुनाई देती है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है, एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, नॉट कॉन्सिक्वेंस, इट्स अ कोइंसिडेंस कि एक साथ दोनों चीज़ हो रहा है। इधर फ्रेंच क्लास का लास्ट डे है और उधर प्रूशियन सोल्जर्स, जिनको कि अब यहाँ रूल करना है, वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ रहे हैं। तो फिर जो एम हैमिल है वो कुछ कहते नहीं है, बस वो कुछ कहना चाहते, वो आई ऐसे स्टार्ट करते हैं कहना, बस सडनली उनके गले में चोकिंग हो जाती है, वो अटक जाते हैं, बोल नहीं पाते, सिर्फ बोर्ड पे वो लिखते हैं विवेला फ्रांस। विवेला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, मीन्स वो एक प्रे करते हैं कि हमारा जो देश है फ्रांस, वो लंबे समय तक जिए। और फिर वो कुछ कह तो नहीं पाते, बस अपने हेड को दीवार में लगा करके इशारा करते हैं, एज इफ गो एवरीवन नाउ, द क्लास हैज बीन डिसमिस्ड। विवेला फ्रांस मीन्स, वंस अगेन आई से, विवेला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। सो ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, इसके माध्यम से जो ऑथर है, जो कि एक फ्रेंच है, वो ये बतलाना चाहते हैं कि जब कोई कंट्री इंस्लेव्ड होती है, जब कोई कंट्री पे कोई दूसरा देश शासन करता है और वहाँ पे अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को इम्पोज करता है, तो वहाँ के लोगों को कितना दर्द होता है, वो किस परिस्थितियों से, किस सिचुएशंस से गुजरते हैं। नाउ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, मतलब फ्रांस को उस दिन स्कूल में क्या प्रिपेयर करके आना था। तो he had to prepare for participles, he had to learn lessons on participles. What did France notice that was unusual about the school that day? उस दिन फ्रांस ने ऐसा क्या नोटिस किया जो कि स्कूल के बारे में अनयूजुअल था। तो उसने क्या नोटिस किया कि और दिन स्कूल के बाहर हल्ला होता था, क्लास में लोग, स्टूडेंट्स बहुत नॉइज करते थे, बट दैट डे इट वाज वेरी वेरी साइलेंट। What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? तो बुलेटिन बोर्ड पे यही लिखा था दैट वाज द लास्ट फ्रेंच क्लास, और उस दिन के बाद फ्रेंच वहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, दैट वाज द लास्ट डे, एंड आफ्टर दैट डे जर्मन विल ओनली बी taught in those districts, in districts of Alsace and Lorraine. So how did France feeling about M. Hamel and school change? मतलब फ्रांस की जो फीलिंग थी, फ्रांस की एम हैमिल के बारे में और स्कूल के बारे में, वो सडनली कैसे बदल जाती है। तो पहले वो स्कूल अटेंड नहीं करना चाहता था और एम हैमिल उसको एक बहुत ही रूड टीचर लगते थे, बट सडनली ही कम्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड नाउ ही वांट्स टू अटेंड स्कूल एज वेल एज नाउ एम हैमिल, ही सीज एम हैमिल एज अ न्यू मैन, he sees a gentleman in M. Hamel. Thank you. I hope कि आप लोगों को ये स्टोरी सही से समझ आया होगा। हमारे और भी डिस्क्रिप्शंस है पोएम्स के, अदर स्टोरीज के 12th क्लास के, स्पेशली ऑन माय चैनल। जस्ट टाइप
Swarnashikha on the search box and you will get to come across my channel. Thank you. This is the story, The Last Lesson by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. This is about the story. Then जो तब प्रूशिया था वो अब की present countries of Germany, Poland and parts of Austria. Then Alsace and Lorraine, the pronunciation is Alsace, and second it's Lorraine, the two French districts that had passed into Prussian hands. And the main characters of the story, M. Hamel, who was the French teacher, and Franz, it's pronounced Franz, Franz, who was one of Hamel's students, and they both belonged to the district of Alsace. And Franz also the narrator of the story.